साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 14 आप बदलेंगे। दीर्घकालीन योजना जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ हूँ जो न तो विशेष अधिकारी रहता था और न ही स्वाभाविक ज्ञान, लेकिन वह सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सीखने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे सफलता के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्ची समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उसके जीवन का लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिकूल था उदार होगा, उस समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव न समझता, लेकिन वह कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों से एक दशक अधिक की उम्र में वह सफल स्वरूप डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर देते हैं, तो इतनी संतुष्टि मिलती है। मैंने इससे कुछ साल पहले बात की। वह वार्तालाप कुछ इस तरह हुआ। मैं, इतने समय बाद तुम कैसे? वह, एकदम खराब करियर। मैं, हाँ वैसे। वह, एकदम खराब करियर है यार। यह 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया था। वह अपनी वर्तमान की स्थिति से उतना ही निराश लगा जितना कि वह 15 साल पहले वह वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के पूर्वानुमान करता होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान है, मजेदार होता है। वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुमान के साथ साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव होता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे, जिसकी शुरुआत और अंत ऐसा होता है। ब्रूम ब्रूम, बीप बीप। बड़े ट्रैक्टर में यह आया। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगे कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ ज़्यादा आकर्षक और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसलिए किशोरावस्था में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि उनकी योजना निर्धारित है। लॉ स्कूल और उनकी लागत कम आ रही है। फिर वह वकील के रूप में वे इतना अधिक समय काम में बिताते हैं कि वे कभी कभार ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसलिए शायद वे कम आय वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें समय नम्य हो। फिर वे पाते हैं कि पालना घर इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है। फिर वे स्टे अप होम पेटेंट बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं कि उन्होंने सही विकल्प चुना है। फिर 70 की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वे सेवानिवृत्त होने में असमर्थ है। हम में से बहुत से लोग जीवन में इसी वक्र रेखा पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार कॉलेज छात्रों में से सिर्फ 27% अपने प्रमुख विषय से संबंधित रोजगार में है। घर पर रहने वाले माता पिता में से 29% के पास कॉलेज डिग्री है। कुछ तो संभवतः अपनी शिक्षा पर पछतावा है, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि 30 की उम्र में एक नई माँ या पिता जीवन
जीवन लक्ष्यों के बारे में जिस तरह सोचते हैं वे उसी तरह 18 की उम्र में करियर के लक्ष्य साधते हुए न सोचते। दीर्घकालीन वित्तीय आयोजन आवश्यक है, लेकिन चीज़ें बदलती भी है, आपके चारों तरफ की दुनिया भी, और साथ ही आपकी कामनाएं और लक्ष्य भी। यह कहना एक बात है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, और यह स्वीकारना अलग बात है कि आज आप खुद नहीं जानते कि भविष्य में आप क्या चाहेंगे। और सच यह है कि हम में से कुछ ही जानते हैं जब भविष्य में आप क्या चाहेंगे। इसे लेकर आपके विचार बदलने की संभावना हो तो स्थायी दीर्घकालीन निर्णय लेना कठिन होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इतिहास के अंत का भ्रम लोगों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे इस बात से अच्छी तरह अवगत होते हैं कि वे अतीत में अब तक कितना बदल चुके हैं, लेकिन इस बात को कम आंकते हैं कि भविष्य में उनका व्यक्तित्व, कामनाएं, लक्ष्य कितना बदल सकते हैं। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहन रूप से प्रभावित करेंगे जो हम आगे जाकर बनने वाले हैं, और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं हम हमेशा अपने निर्णयों पर खुश नहीं होते। इसलिए युवा लोग उन टैटू को हटवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए किशोरावस्था में पैसे खर्च किया था। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने की जल्दी में हैं जिनसे युवावस्था में शादी करना चाहते थे। वृद्ध वयस्क उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें मध्य आयु के वयस्क ने पाने के लिए मेहनत की थी, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। हम सब उन्होंने कहा एक ऐसे भ्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। यह भ्रम कि इतिहास हमारा व्यक्तिगत इतिहास बस हाल ही में ख़त्म हुआ है, कि हम बस अभी वह बने हैं जो हमें हमेशा से बनना था और जो हम अपने शेष जीवन में भी बने रहेंगे। हम कभी भी यह सबक नहीं सीखते। गिलबर्ट का शोध दर्शाता है कि 18 वर्ष से 68 वर्ष की आयु तक लोग कैसे इस बात को कम आंकते हैं कि वे भविष्य में कितना बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस कारण कोई भी दीर्घकालीन वित्तीय योजना कैसे प्रभावित हो सकती है। चार्ली मुंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि बिना किसी कारण के इसे बाधित न किया जाए, लेकिन आप संपत्ति की योजनाओं को कैसे बाधित न करें। जब करियर, निवेश, खर्च, बचत इत्यादि जो भी आपको जीवन में चाहिए वह बदलता रहता है। यह कठिन है। रोनाल्ड रीड, धनवान जैनिटर जिसके बारे में हमने पहले बात की, और वॉरेन बफेट जैसे लोगों के इतना सफल होने के एक कारण यह है कि वे एक ही काम को दशकों तक करते रहे। इससे कंपाउंडिंग में स्वच्छंद बढ़ोतरी होती रही। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन काल में इतना अधिक बदलते रहते हैं कि हम एक ही काम को दशकों तक नहीं करना चाहते, या फिर उसके जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए 80 साल के एक जीवन काल के बजाय हमारी संपत्ति के पास शायद 20 वर्ष के 4 अलग अलग खंड होते हैं। मैं ऐसे युवा लोगों को जानता हूं जो कम आय के साथ सादा जीवन बिताते हैं और वे इसमें खुश भी है, और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक विलासी जीवन की कीमत चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं और ऐसा करने में पूरी तरह से खुश है। जोखिम दिनों के लिए पहला परिवार को पालने और सेवानिवृत्ति की बचत की असमर्थता का जोखिम उठाना है, और दूसरा इस पछतावे की कि उसने अपनी युवावस्था एक क्यूबिकल में गुजार दी। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। एक 5 साल के बच्चे से कह कर देखिए कि उसे ट्रैक्टर चलाना नहीं बल्कि एक वकील बनना चाहिए।
और वह अपने रोम रोम में इसका विरोध करेगा। लेकिन ऐसी दो बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जब आप वे वित्तीय निर्णय ले रहे हो जो आपके मुताबिक दीर्घकालीन है। हमें वित्तीय आयोजना की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। यह मान लेना कि आप कम आय के साथ खुश रहेंगे या फिर आय पाने के लिए दिन रात की मेहनत चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम का ईंधन यह है कि लोग अधिकतर परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इसलिए चरम सीमा की योजना के लाभ कुछ भी न होने की सादगी या सब कुछ पाने का रोमांस कम हो जाता है। लेकिन इस चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू सेवानिवृत्ति में समर्थ न हो पाना या फिर एक ऐसे जीवन की ओर पलटकर देखना जो नोटों के पीछे दौड़ते हैं गुजरा चिरस्थायी पछतावा बन जाते हैं। पछतावा तब अधिक दुखदायी होता है जब आप पिछली योजना को छोड़कर विपरीत दिशा में दुगनी गति से दौड़े खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों का समय दें। यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। सहनशीलता ही कुंजी है और जब आप समय के साथ अपने बदलने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर चले जीवन के हर मोड़ पर संतुलन भविष्य में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की कार्यनीति बन जाती है। जीवन के हर मोड़ पर संयम, वार्षिक बचत, संयत खाली समय, संयत आवाजाही का समय और समय कम से कम परिवार के साथ संयत समय बिताने का उद्देश्य किसी भी योजना के साथ टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है और साथ ही पछतावे से बचने में भी सहायता करता है बजाय उस स्थिति के जब उनमें से कोई भी चीज़ परम सीमा पर जा पहुंचे। हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूँ ये वे लोग हैं जो किसी करियर के प्रति सिर्फ इसलिए निष्ठावान रहते हैं क्योंकि हर क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय का निर्णय करते हुए चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं आप समझ पाते हैं कि वह रोजगार जो आपने तब चुना जब आपकी उम्र वैध रूप से मद्यपान करने की भी नहीं हुई थी। उस रोजगार में रहकर सोशल सिक्योरिटीज के लिए योग्य होने की उम्र तक आनंद आने की संभावना कम है। तरकीब यह है कि परिवार की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेश समीक्षक जेसन ज्विग ने मनोवैज्ञानिक डेनियल कहनेमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखक पर काम किया था। ज्विग ने एक बार कहनेमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिनसे उन्हें बहुत फायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अचंभित करता था वह उनकी हमारे हाल ही में किए गए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। ज्विग ने लिखा, वे और कहनेमैन अनवरत रूप से किसी अध्ययन पर काम करते लेकिन अगले ही पल कहनेमैन एक ऐसा रूपांतरित संस्करण बेचते जिसे पहचानना मुश्किल होता। यह अलग तरह शुरू होता, अलग तरह से खत्म होता। इसमें ऐसे उपाख्यान और प्रमाण होते जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे।
यह ऐसे शोध पर आधारित होता जिसके बारे में आप सुना भी न हो। जब मैंने डैनी से पूछा कि कैसे वे इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा कि हो, ज्विग ने कहना जारी रखा, उन्होंने वे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाया। मेरे पास कोई विफल लागत नहीं है। विफल लागत निर्णयों को अतीत के प्रयासों से जोड़ना जिनका प्रतिदायी नहीं हो सकता। ऐसे संसार में एक दानव के समान है जहां लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। वे हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के भिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। यह उनकी समान है जैसा कोई अजनबी आपके लिए आपके जीवन के बड़े निर्णय ले रहा हो। यह स्वीकार करना कि वे वित्तीय निर्णय जो तब लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्हें जीवन रक्षक की सहायता से घसीटने के बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़कर देना भविष्य में होने वाले पछतावे से बचा सकता है। और जितनी जल्दी यह किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। आगे चलिए कंपाउंडिंग के प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं।